चलिए भाई, स्टार्ट हो गया। क्लियर है सभी को? चलिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अपनी जो क्लास चल रही थी सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की, जिसकी ये शायद 33वीं क्लास होगी। अब तक हम 30-32 क्लास कर चुके हैं। ये जो क्लासेस चल रही हैं आपकी प्रीवियस ईयर के आधार पर चल रही है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें आपके प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल दोनों को ही शामिल किया गया है। तो दोनों पेपर से यहाँ पर हम इनको सॉल्व करा रहे हैं। यूट्यूब के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि कोई टीचर डायरेक्ट पेपर सॉल्यूशन करा रहा है, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए, अपना समय बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, ये आपका पेपर है। मैं आपको पेपर के बारे में बता देता हूँ। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ये। इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। और इसकी अगर बात करें तो ये जूनियर लेवल का पेपर है, और ये 29/12/2021 का पेपर है। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर आपके सीडीपी के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्लियर है मेरे भाई? चलिए भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? द डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन इज डिवाइडेड विच ऑफ द रीजन? तो ये यहाँ पर बात करें बालक के विकास की, तो जो बालक का विकास होता है, क्या विकास, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट का एक फॉर्मूला होता है, हेरिडिटरी एनवायरनमेंट के मल्टीपल के बराबर होता है। यानी कि जो बालक का विकास होता है मेरे भाई, वो वातावरण और सामाजिक, जो आपका वातावरण होता है, आनुवंशिक प्रक्रियाएं होती हैं, आनुवंशिक, आनुवंशिकता बोल सकते हैं। तो वातावरण और आनुवंशिकता, वातावरण और आनुवंशिकता के की अंतःक्रिया से बालक का विकास होता है। आनुवंशिकता और वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है विकास में, बच्चे के विकास में। कम या ज्यादा नहीं बोल सकते यहाँ पर। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर बात करें गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक। तो यहाँ संवेदनात्मक पे थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ा सा अलग करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदात्मक, संवेदनात्मक विकास। तो ये बात थोड़ी ठीक लगती है, शारीरिक भी है, संज्ञानात्मक भी है और संवेदनात्मक भी है। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर गामक की बात करें तो ये कोई विकास का पार्ट थोड़ी होता है, ये तो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जो कि शेषवावस्था के नाम से जानी जाती है, इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से जानी जाती है। तो ये एक अवस्था का पार्ट है, अवस्था का नाम दे रखा है ये, न कि विकास। क्लियर है? शारीरिक, संज्ञानात्मक गामक, गामक नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक मनोवैज्ञानिक नहीं होगा। ये विकास के हिस्से थोड़ी होते हैं, विकास के हिस्से थोड़ी होते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें, जीन पियाजे आपने जो फर्स्ट स्टेज दी है उसके बारे में बात की है, तो स्टेज का नाम है, ना कि विकास का। बच्चे का जो विकास होता है वो उसके शारीरिक विकास होता है। क्लियर है? उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, जीन पियाजे के सिद्धांत के द्वारा बताया गया है। क्लियर? संज्ञान का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना। आध्यात्मिक विकास होता है और संवेदनात्मक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे का जो विकास होता है इन पहलुओं पर होता है। मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बर्बाद समय नहीं करेंगे और क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे और लगाते जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? बताइए क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, सिर से पैर की ओर? यहाँ पर सिर से पैर की ओर बात करें तो दो प्रकार का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। आज हीट बहुत पकड़ रहा है भाई। यहाँ पर अगर बात करें विकास की, तो विकास जो होता है बच्चे का विकास, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो दो तरीके का होता है। अब बोलोगे सर अभी तो बताया था डेवलपमेंट के बारे में। जी हाँ, डेवलपमेंट के बारे में दो बात और समझ लीजिए क्या होती है ये दोनों बात। इन दोनों बातों के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पहली बात होती है यहाँ पर जो होता है आपका प्रोक्सिमो डिजिटल, प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट। और दूसरा जो होता है बच्चे का जो विकास होता है वो सेफेलोकॉडल होता है, सेफेलोकॉडल, यानी कि शीर्षगामी और शीर्ष अधोगामी विकास का स्तर होता है। मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो ये होता है आपका केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज होता है, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी बोल सकते हैं, सेंटर टू आउटवर्ड्स डेवलपमेंट बोल सकते हैं, प्रोक्सिमो डेवलपमेंट को। इसको बोलते हैं हेड टू टो, हेड टू
यानी कि सिर से पैर की ओर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर बात करें शीर्षगामी, तो ये सेफेलोकॉडल का हिस्सा होता है। अधोगामी ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का हिस्सा होता है, जो कि सेंटर टू आउटवर्ड्स चलता है, तो ये सिर से पैर की ओर नहीं होगा, बाकी ये तो दोनों है ही नहीं। तो क्लियर है? इन दो से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा शीर्षगामी विकास, जो कि हेड टू टो होगा, सिर से पैर की ओर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है तो बताइए। नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है? राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? निरंतरता, अनिरंतरता का मुद्दा, आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा, प्रकृति पालन पोषण का मुद्दा, या एक रूपता व्यक्तिक का मुद्दा? बताइए क्या होगा इसमें से सही जवाब। देखिए यहाँ पर बात करें, आरंभिक अनुभवों का मुद्दा नहीं है, प्रकृति पालन पोषण का मुद्दा नहीं है, एक रूपता और व्यक्तिकता का मुद्दा है। ये जो बात है वो आपकी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड है, व्यक्तिक विभिन्नता से संबंधित है, और इसका एक फुल चैप्टर भी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर। तो ये जो मुद्दा है वो किसका है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का है, व्यक्तिक विभिन्नता का है। बच्चे क्लास के अंतर्गत जब आते हैं तो व्यक्तिक विभिन्नताओं को लेकर आते हैं और उनको एक धरोहर के रूप में माना जाता है। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? कल्पनाशीलता वाला खेल, समानांतर खेल, एकांगी खेल, एकाकी खेल? बताइए राइट आंसर क्या होगा? वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, यानी कि जहाँ से बच्चा सीख सकता है, तो ये नहीं होता, एकांगी नहीं होता। आंसर ए फॉर आओ कभी हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय बर्बाद करने में कोई फायदा नहीं, हम आपको क्लास करा रहे हैं, फास्ट क्लास कराएं, फास्ट आप क्लास का फायदा लें, उससे वहाँ चरणों की बात सुनानी। लॉरेंस कोइलबर के सिद्धांत में किस चरण पर? हेलो हेलो, ठीक आवाज़ आ रही है भाई? आप लोग बता दिया करो भाई, ऐसा क्यों करते हो? आवाज़ नहीं आ रही।
चलिए, तो यहाँ पर कुल मिला के कितने स्तर हैं? 3 प्रकार के स्तरों की यहाँ पर बात की गई थी। ये जो स्तर है परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल स्टेज, इसके अंतर्गत आता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, और यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। अपने लंबे मगर एक कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर को इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है और उनके पिताजी ने उसे ज्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? बताइए भाई क्या होगा? क्या होगा? तो यहाँ पर केंद्रीकरण की बात करें तो यहाँ केंद्रीकरण नहीं है। जीववाद का मतलब होता है जब व्यक्ति सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाता है, उसे बोलते हैं जीववाद। क्रमबद्धता भी नहीं होगी, वर्ग समावेशन आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्याजे साहब से है और मनोवैज्ञानिक हैं, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम मैंने कई बार बताया है आप लोगों को, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? पूर्व संक्रियात्मक काल, और यहाँ पर बात करें औपचारिक संक्रियात्मक काल, उत्तर संक्रियात्मक काल नहीं होती, उत्तर तो होता ही नहीं है कुछ। पूर्व संक्रियात्मक काल का जो समय होता है वो 2 से 7 वर्ष का समय होता है। इसके बाद बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यहाँ पर जो होगा वो इंद्रिय गामक अवस्था होगी, या फिर आप उसको नाम दे सकते हो शेषवावस्था। क्या दे सकते हो? शेषवावस्था। इसका मतलब हो गया आपका 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं शेषवावस्था। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर कौन सा होगा? तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। चलिए वैसे भाई तार्किक मानसिक समझ मूर्त के अंतर्गत आनी चाहिए, लेकिन तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। तार्किकता आ जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन उभरने तो आपकी पूर्व संक्रियात्मक काल में ही लगती है। 5-6 वर्ष की उम्र में तार्किकता बच्चों के अंतर्गत देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? बच्चे को अप्रेरित करेगी, नाजीना प्रेरित करेगी, उसे आक्रामक बना देगी, नहीं बनाएगी, सीखने में मदद नहीं करेगी, मदद करेगी, अधिगम के लिए पाण का काम करेगी, यानी कि ढांचे का काम करेगी। ये जो वर्ड है ना मेरे भाई, पाण, इसी को हम बोलते हैं ढांचा, और इसी को आप क्या कह देते हो? स्कैफोल्डिंग। क्या बोल देते हैं? स्कैफोल्डिंग का नाम दे देते हैं। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी फॉर चंदू की चाची से कहो ना प्यार है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है? यहां पर बात कर रहे हैं पूर्णवलन की, नहीं होगा। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया साचार्य नहीं होगा। संज्ञानात्मक द्वंद्व की बात नहीं है। सहपाठी सहयोग यहाँ पर सही हो जाएगा। कोऑपरेटिव लर्निंग की यहाँ पर बात की गई है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी फॉर बाहुबली। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, 10वां सवाल है, और बताइएगा कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत से रिलेटेड है। क्लियर है मेरे भाई? हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, तो हार्वर्ड गार्डनर की बात करें, हार्वर्ड
हावर्ड गार्डनर। तो इन्होंने बहुबुद्धि के कुल कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार बताए थे। इसके अंतर्गत बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि जिसे हम स्पेशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, तार्किक गणितीय या गणन बुद्धि, और इसको बोल सकते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के नाम से, अंतर्वैयक्तिक जिसको हम इंट्रापर्सनल कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल बोलते हैं। इसके बाद अगर बात करें म्यूजिकल इंटेलिजेंस, भाषा सॉरी संगीतमय बुद्धि होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, भाषाई बुद्धि होती है, और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है जो कि प्रकृतिवादी बुद्धि आपको देखने को मिलेगी, प्राकृतिक बुद्धि देखने को मिलेगी जो कि किसान वगैरह के पास होती है। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार का प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह के अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपकी स्थानिक बुद्धि, जिसे हम स्पेशल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत बच्चा तर्क करना सीख जाता है, लॉजिकलिटी बच्चे के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। अंतः व्यक्ति की बात करें तो ये साधु सन्यासियों के अंतर्गत देखने को मिलती है, जो पहाड़ों के अंदर रहते हैं, जो खुद से बात करते हैं, स्वयं से बात करते हैं, उनकी बात करेंगे। शारीरिक के अंतर्गत यहाँ पर जो बात की जाएगी वो आपकी प्रबलता की बात की जाएगी कहीं ना कहीं, यानी कि शरीर की बात की जाएगी, हष्ट पुष्ट बलशाली की बात की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्पेशल इंटेलिजेंस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बाहुबली। क्लियर है मेरे भाई? तो ये थी आपकी आज की क्लास। अभी तक कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्लास अच्छी लगी है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, लाइक भी नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और शेयर भी नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। क्लियर है मेरे भाई? ये सारी की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड होती रहेंगी, सीडीपी की क्लास कभी भी बंद नहीं की जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर है? तो सीडीपी का आनंद तो आपको हमेशा मिलता ही रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।